Hello everyone, my name is Suyash Arora and I have secured All India Rank 5 in NEET UG 2021 examination. Even though syllabus completion and repeated revisions are an essential part of your preparation, what makes or breaks your final day is the strategy you employ to attempt your questions. So today I'll be telling you my strategy so that you can be benefiting from it. So let's rewind to exam day. नाइट बिफोर द एग्ज़ाम अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक दिन पहले जो भी एग्ज़ाम में मैंने एक्सपीरियंस किया, एंजाइटी फील हुई और कितना मैंने पढ़ाई की। सो मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि एक दिन पहले या तो अपनी पढ़ाई मिनिमल रखें या बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा दिमाग एक बहुत ऑप्टिमल स्टेट में रहे ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ लास्ट दिन। एक दिन पहले एग्ज़ाम के पढ़ के उतना आउटपुट नहीं आएगा। ऑल वी विल बी एबल टू डू इज़ स्पॉइल आवर स्टेट। तो हम यही ट्राई करेंगे कि हम कम से कम पढ़ाई करें, पढ़ें तो बहुत लाइट पढ़ें, बहुत हैवी टॉपिक्स ना पढ़ें, बहुत हैवी मेमोराइजेशन ना करें, वो टॉपिक्स पढ़ें जो बहुत लाइट हैं और बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखें। अब एक दिन पहले मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था एंड अगर आपने पढ़ना भी है तो एटलीस्ट 5 o'clock तक अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दें, 5 PM तक। उसके बाद मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप एक हैप्पी स्टेट में रहें, प्रेशर ना फील हो, एंजाइटी ना फील हो, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। एक इतना बड़ा दिन आने वाला है एग्ज़ाम का आपका, तो वो सब तो ऑब्वियसली फील होगा ही। और मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि टाइमली आप सो जाएं और एटलीस्ट 8 hours की स्लीप आपको मिल पाए एग्ज़ाम से पहले। जैसे मैं 12 o'clock सो गया था एंड आई ट्राइड कि मुझे पूरी स्लीप मिले, बट इतनी एंजाइटी थी कि 8 घंटे तो नहीं हो पाया, 6-7 घंटे ही हुआ क्योंकि दिमाग में प्रेशर था एंड वो नेचुरल भी है होगा। बट यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि एक अच्छा रेस्ट मिल जाए आपको ताकि अपना बेस्ट दे पाएँ। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम अब मैं अपना मॉर्निंग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे उठ गया था, इवन तो मुझे 6-7 घंटे की ही स्लीप मिली क्योंकि मैं एग्जैक्टली 12 बजे नहीं सो पाया था। 1-2 घंटे दिमाग में प्रेशर बन रहा था, एंजाइटी आ रही थी, ओवरथिंक कर रहा था। बट 6-7 घंटे की स्लीप के बाद मैं उठा और सुबह मैं ये एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा खाना मत खाएं, क्योंकि मेरे टीचर्स हमेशा कहते हैं कि पेट भर गया तो मार्क्स की भूख कम हो जाएगी आपकी। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि लाइट मील लें, दूध पी सकते हैं, दही शक्कर ज़रूर खा के जाएं अगर आपके फैमिली में वो रिचुअल है, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्सप्लेन्ड रीज़न भी है उसका। एंड मैंने एग्ज़ाम से पहले मैं अप्रॉक्सीमेटली 11 PM तक अपने सेंटर पर पहुंच गया था। अपने सारे रिलेटिव्स घर पे मिलके, दादाजी से मिलके, बहन से बात करके, फ्रेंड्स से बात करके 11 PM पे ऑलमोस्ट सेंटर पर पहुंचा और वहाँ पर उसके बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours थे। रीचिंग द सेंटर अब मैं 11 बजे सेंटर अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गया था और उसके बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours थे, जिसमें बेसिकली मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने अपना फ़ोन खोला और मैं चेस खेलने लग गया, क्योंकि चेस में काफ़ी इंटरेस्ट है और एक बार मैं चेस खेलने लगता हूँ तो उसके बाद दिमाग किसी और चीज़ में भटकता नहीं है और माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और एंजाइटी भी बिल्कुल बिल्डअप नहीं होती है। तो कोई भी हॉबी हो, वो इसलिए हॉबीज़ डेवलप करना बढ़िया रहता है क्योंकि ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशंस में या तो आप गाने सुन सकते हैं या कोई हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1.5 घंटा बिल्कुल चेस में निकल गया, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम निकल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था। 12:30 12:30 में सेंटर में एंटर किया, रोल नंबर वगैरह चेक करके, बहुत स्मूथ प्रोसेस था, कोविड प्रोटोकॉल्स वगैरह बढ़िया थे सेंटर में। एलोकेटेड अपने रूम में पहुंचा एंड सरप्राइजिंगली इनफ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में हमारी एक परसेप्शन रहती है कि उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हमें, बट सरप्राइजिंगली इनफ द इन्विजिलेटर वाज वेरी काइंड। उन्होंने सबको अच्छे से वेलकम किया, सबका हालचाल भी पूछ रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे हम सेटल डाउन हो गए थे अपने रूम्स में। आसपास देख लिए थे स्टूडेंट्स, सब बहुत मोटिवेटेड लग रहे थे। कुछ लोगों के फेस पे काफ़ी एंजाइटी थी क्योंकि फाइनली अब D-Day आ चुका है, ये हमारा करियर डिसाइड करने वाला डे है एंड सो नेचुरल है, एंजाइटी तो होगी ही। 1 घंटा बचा था एग्ज़ाम से पहले, बहुत एंग्शियस पीरियड होता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है।
दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स आते रहते हैं कि एग्ज़ाम गंदा हुआ तो कैसा होगा एंड ये नहीं वो नहीं, तो वो एंग्शियस पीरियड उससे आपको डील करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई और सोल्यूशन है नहीं, वो दैट एंजाइटी इज मेंट टू बी। गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, अब हमें एग्जैक्टली 2 o'clock को क्वेश्चन पेपर मिल गया था, थोड़ा पहले मिल गया था उससे। 2 o'clock हमें अलाउड होता है, हम अपने क्वेश्चन पेपर्स ओपन कर सकते हैं। एंड फर्स्ट रिएक्शन ये था क्वेश्चन पेपर को देख के, एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट थे और ऊपर ऊपर देखने में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इजी पेपर है क्योंकि लॉन्ग पैसेजेस कहीं नहीं मिल रहे थे मुझे। माई स्ट्रैटेजी वाइल सीइंग द पेपर हैज़ ऑलवेज बिन टू कंप्लीट द पेपर इन अ फ्लो। कभी भी ऐसे नहीं किया है कि मुश्किल क्वेश्चंस पहले किए या बाद में किए आसान क्वेश्चंस, वैसे कभी नहीं एलोकेट किया है क्वेश्चंस को, हमेशा सब्जेक्ट वाइज सॉल्विंग रही है। जो क्वेश्चंस नहीं हुए उन्हें सर्कल कर दिया, जो चीज़ें याद नहीं आ रही है उन्हें सर्कल कर दिया और बाद में अटेम्प्ट कर लिया। And now I'll be sharing my paper attempting strategy. तो मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वही फॉलो की जो मैं 2 साल से कर रहा था, जो मेरे टीचर्स ने हमेशा से एडवाइस किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑर्डर में मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। उन्होंने मुझे यही बोल रखा था कि पहले अपना फेवरेट और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट अटेम्प्ट करो। तो इट यूज टू बी फिजिक्स फॉर मी, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए इट कैन बी बायोलॉजी, इट इज़ टोटली अप टू यू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं और जो भी आप अभी तक फॉलो करते आए हैं। सो जैसे ही हम मेरा फर्स्ट जब मैंने पहला लुक देखा पेपर पर, तो मेरा यही इम्प्रेशन था कि द क्वेश्चंस वर प्रिटी शॉर्ट एंड आई अज्यूम कि पेपर बहुत इजी होने वाला है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था और ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन था क्योंकि आई थिंक ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। इट वाज, आई थिंक ये ओनली क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बाहर से था इन माय ओपिनियन। जैसे इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो अ ज़ीनर डायोड इज connected in reverse bias when used as a voltage regulator. This is a factually correct statement. ठीक है, अब जैसे ही हमने A को टिक किया, we have automatically eliminated 2 options, A, 1 and 3. Now the potential barrier of PN junction lies between 0.1 volt to 0.3 volt. Now this was the only question जो मेरा पेपर में गलत हुआ था। उस टाइम भी मैं अनश्योर था बट मैंने गेस किया क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल जब आपको गेस, जब आप कंफ्यूज हैं 2 ऑप्शंस में, ऑलवेज टेक अ गेस। मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों। उस टाइम मुझे लगा कि ये डेटा सही है, इवन तो बाद में मुझे पता चला कि 0.7 to 1.1 वोल्ट्स इज़ द राइट डेटा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 और मैंने मार्क किया था ऑप्शन 2। नाउ हमने जब 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दी हैं और लेट्स सपोज मुझे बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, टू टेक अ रैंडम गेस, 50-50 चांस है क्योंकि मैं गट पे नहीं जा रहा हूँ, इट इज़ अ रैंडम गेस, इट इज़ लाइक अ कॉइन फ्लिप। सो लेट्स सी क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो पोकर में यूज़ होता है, कॉमर्स में, एंड आप अपने क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो डिसाइड करता है कि क्या एक गेस करना या क्या एक कॉइन फ्लिप लेना या क्या भी कोई भी एक डील लेना, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, देयर इज अ 50% चांस इट इज अ रैंडम गेस कि वो सही होगा एंड वी विल गेन 4 मार्क्स एंड 50% टाइम्स वी विल लूज 1 मार्क। सो 50% ऑफ 4 is 2 minus 0.5. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस गेस इज 1.5। मतलब ये गेस करके आप 1.5 मार्क्स बेसिकली गेन कर रहे हो। अगर आप 10 रैंडम गेसेस करते हो 2 ऑप्शंस के बीच में, यू गेन 15 मार्क्स। आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है बट इट इज़ ट्रू कि अगर आप गेस नहीं करोगे, यू आर इन इफेक्ट लूजिंग 1.5 मार्क्स इफ इट इज़ अ टोटली रैंडम गेस बिटवीन 2 ऑप्शंस। सो ठीक है, मैं ऑप्शन 1 and 3 में कंफ्यूज था बट इट इज़ प्रॉफिटेबल टू टेक अ गेस, स्पेशली जब आपको नहीं पता है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने पर ही वर्क करेंगे ड्यूरिंग द पेपर। सो लेट अस सी अब एक सिनेरियो जब मैं 3 ऑप्शंस के बीच में अनश्योर हूँ। सो माई एक्सपेक्टेड वैल्यू वुड बी 33% ऑफ द टाइम आई विल गेन 4 मार्क्स minus 66% of the times I will lose 1 mark. 4/3 minus 2/3. So my expected value from this is 2/3 marks. Basically जब मैं 180
क्वेश्चंस का पेपर है, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं और फिर पूरे पेपर को रैंडम गेस करूं, माई स्कोर ऑन एवरेज इज गोइंग टू बी 120 मार्क्स। एंड बिना पढ़े बस एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको, एंड योर एवरेज स्कोर इज गोइंग टू बी 120 मार्क्स। नाउ लेट्स सी द लास्ट सिनेरियो, जब हम 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। अब हमें लगेगा 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज है, अब क्यों गेस करेंगे, अब तो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी अ लॉस बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। बट नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इस केस में पॉजिटिव ही आएगी आपकी। 25% टाइम्स +4 माइनस 75% टाइम्स 1, 0.25 आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एंड 180 क्वेश्चंस में यू जस्ट टेक अ रैंडम गेस विदाउट एलिमिनेटिंग एनी ऑप्शन, योर स्कोर इज गोइंग टू बी 45 out of 720 विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, एन एवरेज स्कोर। सो आई नो इट साउंड्स प्रिटी बिजार, बट चारों ऑप्शंस में भी कंफ्यूज्ड हो, इट इज़ मैथमेटिकली एंड लॉजिकली राइट टू टेक अ गेस। फिजिक्स में आई थिंक अकेला एक यही क्वेश्चन था पूरे पेपर में जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, या फिर बेसिकली आउट ऑफ NCERT था डेटा इसका। बाकी पूरा पेपर वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैं फिजिक्स के सेक्शन बी पर आना चाहूँगा और आपको एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगा कि सेक्शन बी में वो क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करें जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हों, जो क्वेश्चंस में ज़्यादा कैलकुलेशन ना इन्वॉल्व हो। और मुझे पता है हमें 15 में से 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप एक ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि अगर आप रिविजन करते हैं आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 55 हाईलाइट करना चाहूँगा केमिस्ट्री में, बिकॉज ये सीधा NCERT के टेबल का डेटा था एंड इसके पीछे एज फार एज आई नो कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है क्योंकि NCERT का डेटा बहुत हिडन डेटा आजकल पूछने लगे हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर NCERTs क्योंकि वो ऐसे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली हिडन डेटा से आ जाते हैं। ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रेट NCERT का डेटा है। ट्रीटियम अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। इसका आंसर बीटा नेगेटिव है और ये भी सीधा NCERT का डेटा ही है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 58, ये भी सीधा NCERT का डेटा है। तो इन 3 क्वेश्चन से आपको ये समझ आता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बट मेमोरी स्पेशली इन सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री में एंड बायो में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन बी में भी केमिस्ट्री में मेरी यही एडवाइस है कि जो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 87 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्ट बेस्ड है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हैं पहले वो कर लें क्योंकि इनमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपकी। केमिस्ट्री सेक्शन मेरा अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स इनटू द एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था। नाउ द लास्ट सेक्शन बायोलॉजी। बायोलॉजी में बस मैं एक ही क्वेश्चन हाईलाइट करना चाहूँगा जो मुझे ट्रिकी लगा एटलीस्ट मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 105, जनरल लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 kinds ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज। अब मेरे पेपर में पहला ऑप्शन था हेटेरोसोरस, मैंने जल्दी से देख के वो मार्क कर दिया एंड असली में आंसर है हेटेरोस्पोरस। तो ये लास्ट के 5-10 मिनट्स में रिविजन के टाइम पता चला। तो ऐसी चीज़ें आपका रैंक ऑल्टर कर सकती हैं, तो इनका कोई अल्टीमेट रेमेडी नहीं है, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड अपने माइंड को अवेयर रखें लास्ट डे। बाकी बायो की मेरी यही एनालिसिस है कि इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड NCERT बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्वोल्यूटेड थे एंड बहुत कम टाइम लगा मुझे ये कंप्लीट करने में। फिनिशिंग द पेपर। अब जब मेरा लास्ट में पेपर ख़त्म हुआ तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस वाज प्रिटी पॉजिटिव ड्यू टू द सोल रीज़न कि मैंने 2-3 सिली मिस्टेक्स पकड़ी थी जो यूजुअली मैं शायद ना पकड़ पाता अपने यूजुअल टेस्ट में। जैसे मैंने पहले बीच में मेंशन की हेटेरोसोरस और हेटेरोस्पोरस वाली, वैसी 1-2 और गलतियाँ थी जो मैं अल्टीमेटली कैच कर पाया था एंड माई ओवरऑल एनालिसिस वाज प्रिटी पॉजिटिव। कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, अब जब मैं OMR इन्विजिलेटर को हैंड कर ही रहा था तो एक काफ़ी मेटाफोरिकल सा बर्डन दिमाग से जा रहा था क्योंकि 2 साल की मेहनत थी और इट वॉज डाउन टू 1 डे, 3 घंटे का पेपर था। मैं पेपर के बाद ये नहीं सोच रहा था कैसा गया, क्या मैं कुछ डिफरेंट कर पाता, क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बस काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहा था एंड आई थॉट कि बस अब जैसा हो गया, अब हम चिल करेंगे एंड 2 साल की मेहनत ख़त्म हुई है, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड हैव फन। एंड मैं यही एडवाइस करूँगा कि पेपर होने के बाद ज़्यादा ड्वेल मत करें उसके ऊपर, जस्ट प्रे फॉर द बेस्ट एंड यू होप दैट यू गेट व्हाट यू डिजर्व।
फाइनल रिजल्ट्स। अब पूरे 2 साल टीचर्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, क्योंकि पहले भी ओलंपियाड्स, KPY, NTSC एंड ऑल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो एक बर्डन भी था, लेकिन इट वाज यूजुअली अ पॉजिटिव बर्डन। जब पेपर हुआ, आंसर की चेक की, नीट की, काफ़ी इलेटेड था, काफ़ी एक्साइटेड था जब 715 मार्क्स आ रहे थे एंड रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 5। एम्स एक्सपेक्ट किया था, बट ऑल इंडिया रैंक 5 आना तो सोने पे सुहागा था। बहुत अच्छी परफेक्ट सी सिचुएशन थी, क्योंकि बहन भी साथ में थी। मेरी बहन के रिजल्ट के टाइम मैंने उसे देख के बताया था, एंड मेरे रिजल्ट के टाइम मेरी बहन मेरे साथ थी। सो इट वॉज अ प्रिटी नाइस मोमेंट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड एंड फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। वेल, इससे मेरी इतनी सारी मेमोरीज वापस आई, फ्लैशबैक्स वापस आए, काफ़ी अच्छे, काफ़ी एंक्शियस मोमेंट्स वापस आए। बट नाउ अब आप लोगों का टाइम है। मैंने अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ, एंड उसके लिए यू कैन यूज कोड CTWT एंड गेट अ 10% ऑफ ऑन द Unacademy टेस्ट सीरीज. I would also like to tag my batchmate Pavit Singh, who has secured All India Rank 23 NEET UG 2021 to rewind her exam day. That's a wrap for today. All the best.